नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। भारतीय जनता पार्टी सिक्कर मंडल कार्य समिति बैठक थोई झालडी मंडल हाथीदह में संपन्न हुई। इस अवसर पर झाबर सिंह खर्रा, पूर्व विधायक श्री माधोपुर, पवन कुमार साई, मंडल अध्यक्ष थोई झालडी, बनवारी लाल यादव, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष शमशेर सिंह, पंचायत समिति सदस्य मानाराम गुजर, पंचायत समिति सदस्य सायरमल गुजर, प्रधान अजीतगढ़ निर्मला चौधरी, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष इंदर सिंह, मंडल महामंत्री सुशीला रेगर, सरपंच हाथीदह सेडूराम यादव, पंचायत समिति सदस्य रोहित माहेश्वरी, कोसा अध्यक्ष सरदार मल, नरेश यादव, जयगोपाल यादव, गजानन साई, मूलचंद खेरवा, शीतल रेगर, धोलाराम साई, सांवरमल सैनी, बंशीधर सैनी, मनोज मील, सज्जन सिंह शेखावत, रामेश्वर दून, रूडमल लील, मनोज कुमार सैनी बड़ी ढाणी, बूथ अध्यक्ष सुआलाल सैनी बड़ी ढाणी, झामरवल सैनी बड़ी ढाणी आदि इस अवसर पर उपस्थित रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने और कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा को सापा पहनाया और फिर माला पहनाकर उनका सम्मान किया, स्वागत किया। झाबर सिंह खर्रा ने इससे बैठक को संबोधित किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और उसकी जो नीतियां हैं वो बताई। और उन्होंने कहा कि आज की इस मीटिंग में उपस्थित पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता बंधुओं, वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, युवा कार्यकर्ता बंधुओं, मंडल के अध्यक्ष जी सहित सभी पदाधिकारीगण और मंच पर उपस्थित हमारे उप प्रधान पंचायत समिति अजीतगढ़ सायर जी, उनके साथ के पंचायत समिति सदस्य सेडू जी, शमशेर जी, आपके यहाँ से सरपंच साहिबा, कड़का की सरपंच साहिबा, निर्मला जी, सम्मानित मंच, पार्टी के स्तर पर ये निर्णय लिया गया कि वर्तमान राज्य सरकार को 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और पिछले 3 साल में राजस्थान में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर जा चुका है और सरकारी नौकरशाही अपने आप को जनता का सेवक मानने के बजाय जनता को नौकर और अपने आप को मालिक मानकर उस तरह का व्यवहार आम आदमी के साथ कर रही है। सरकार का 3 साल सिर्फ सरकार बचाने में व्यतीत हुआ है, उसे जनता की दुख तकलीफ से, कानून व्यवस्था की स्थिति से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक साथ सभी मंडलों की कार्य समिति की मीटिंग बुलाकर इन सभी परिस्थितियों पर चर्चा कर राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ पार्टी की रीति नीति, गतिविधियों और आने वाले 2023 के चुनावों की तैयारी के संबंध में इसमें विस्तृत विचार विमर्श का निर्णय लिया गया था। उसी के क्रम में मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि देश में और प्रदेश में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, आप किसी से छुपी हुई नहीं है। 7.5 साल पहले आप सबकी मेहनत और आम जन के समर्थन के बूते माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार बनी और 19 में दोबारा बनी, उसने जितने भी जनहित के काम किए, भारतीय जनता पार्टी विरोधी जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्हें वो सब रास नहीं आ रहे हैं और उससे बदहवास होकर उन्होंने पूरे देश में वातावरण खराब करने का षड्यंत्र रचा हुआ है। ऐसे में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि वो वस्तु स्थिति से आम जन को अवगत कराकर विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही झूठी अफवाहों और भ्रम को दूर करे। आप लोगों को
केंद्र सरकार पर गर्व होना चाहिए कि 7.5 साल पहले तक दुनिया में जितनी भी महामारियां आई, चाहे वो पोलियो हो, चाहे टीबी हो, चाहे दूसरे रोग हों, दुनिया भर में जब भी वैक्सीन या दवा तैयार होती थी उसके लगभग 40 साल बाद भारत में उस दवा का प्रवेश हो पाता था। अभी 2019 में पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी आई और आप सबके मेहनत और आम जन के आशीर्वाद से बनी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि इस महामारी की रोकथाम के लिए दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन भारत में बननी चाहिए। उन्होंने शोधकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को, चिकित्सकों को इस बात के लिए प्रेरित किया और आप सबके आशीर्वाद से भारत सबसे पहले सबसे प्रभावी कोरोना वैक्सीन बनाने में सफल हुआ। लेकिन जैसे ही भारत के वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने सबसे प्रभावी वैक्सीन भारत में बनाई, उसके साथ ही दिल्ली में बैठे बहुत से तथाकथित बुद्धिजीवी और राजनीतिक दलों के नेताओं ने उसके खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि वैक्सीन सरकार ने मुफ्त उपलब्ध करवा दी, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होने से तैयार नहीं हो पाए। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को बाध्य होकर कुछ गरीब देशों को मुफ्त वैक्सीन देनी पड़ी और कुछ विकासशील देशों को उस वैक्सीन का निर्यात भी किया गया। और जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी दलों ने दूसरे तरह का हल्ला मचाना शुरू कर दिया, भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। आज केंद्र सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि देश की 100% आबादी को कोरोना की वैक्सीन लगे। अभी कल 3 तारीख से 15 साल से 18 साल की आयु वाले किशोर लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो रहा है। लेकिन ये भी बहुत से राजनीतिक दलों को और बुद्धिजीवियों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। एक विरोधी दल का नेता जो सदैव इस बात की मांग करता था कि बच्चों की वैक्सीन कहाँ गई, बच्चों की वैक्सीन कहाँ गई, और जैसे ही वो तैयार हुई वो खुद विदेश पार हो लिया। ये परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके बारे में आम आदमी सामान्यतः जानकारी रखने का प्रयास नहीं करता और इसीलिए वो किसी न किसी रूप में कुछ राष्ट्रद्रोही, कुछ भाजपा विरोधी लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाहों में आकर भ्रमित हो जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप सबका ये दायित्व बनता है कि भारत सरकार द्वारा जितने भी जनहित के काम किए गए हैं और विपक्षी दलों और तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा उसके खिलाफ जिस प्रकार की अफवाहें फैलाई गई है, आम आदमी से संपर्क कर उनका निरंतर खंडन करते रहें और उन्हें अवगत कराते रहें कि भारत पहला ऐसा देश है जिसने कोरोना के खिलाफ सबसे प्रभावी वैक्सीन बनाई है। और उस वैक्सीन को जो भी व्यक्तियों ने अब तक, नागरिकों ने वैक्सीन नहीं लगाई है, वो भी वैक्सीन लगाएं और 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए जो कल से वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है, उसमें भी अपने परिवार के सभी बच्चों को ये वैक्सीन निश्चित रूप से लगाएं, ताकि आने वाले समय में इस कोरोना महामारी का बहुत ज़्यादा असर इस भारत देश पर नहीं पड़ सके। अभी आपको समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम चलता होगा कि अभी कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, दूसरे देशों में उससे कोहराम मचा हुआ है और उसके अलावा एक नई महामारी फिर दुनिया में दस्तक दे रही है। उसके लिए भी भारत सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और उसकी भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा, वैक्सीन बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। ये सारी बातें आम जन तक पहुंचाने का दायित्व आप लोगों का है। इसके अलावा कोरोना काल में भारत सरकार ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन वितरण का काम किया, लेकिन क्योंकि वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और राज्य सरकार उस अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पाए,
ये बातें भी आम जन तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचनी चाहिए। अभी बदलते भारत की तस्वीर के बारे में मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा होगा 6-7 दिन पहले पंजाब के लुधियाना के एक न्यायालय में बम विस्फोट हुआ। बम विस्फोट करने वाला मौके पे मारा गया। उसके पास एक मोबाइल मिला। उस मोबाइल की जब फोरेंसिक जांच हुई तो उसके तार जर्मनी में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी से जुड़े हुए मिले। भारत सरकार ने और ज़्यादा तब अपने एजेंसियों के माध्यम से जांच करवाई तो ये साबित हुआ कि जर्मनी में जो खालिस्तानी आतंकवादी बैठा हुआ है उसी ने षड्यंत्र स्वरूप लुधियाना में ये बम ब्लास्ट करवाया है और देश के दूसरे हिस्सों में भी उसकी बम ब्लास्ट करवाने की योजना है। जैसे ही ये जानकारी भारत सरकार को लगी, पहली बार भारत सरकार ने जर्मन सरकार से बात की और कहा कि हमारे लुधियाना में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसका मुख्य षड्यंत्रकारी आपके देश में छुपा बैठा है, आप उसे गिरफ्तार कीजिए। जर्मनी ने कहा कि उसने हमारे देश में किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया, इसलिए हम उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। दुनिया में पहली बार भारत ने डिप्लोमेटिक ऐसा दबाव बनाया, जर्मनी को स्पष्ट चेतावनी दे दी कि अगर आज के बाद भारत के किसी भी हिस्से में आपके यहाँ छुपे बैठे खालिस्तानी षड्यंत्रकारी द्वारा प्रायोजित बम विस्फोट होते हैं तो उसके लिए पूर्ण रूप से जर्मन सरकार जिम्मेदार होगी और हम पूरी दुनिया के सामने छाती ठोककर इस बात को रखेंगे। और जैसे ही ये बात भारत सरकार के प्रतिनिधि ने जर्मन सरकार डिप्लोमेट को कही, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जर्मनी ने उस खालिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया। ये है बदलते भारत की तस्वीर। और गिरफ्तार ही नहीं किया, बिना प्रत्यार्पण संधि के अब जर्मनी भारत सरकार के से अनुरोध कर रही है कि आप अपने अपराधी को हमारे यहाँ से अपने देश में ले जाओ। इसे कहते हैं बदलता भारत। और ये सब संभव हुआ है आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत और देश के करोड़ों करोड़ नागरिकों का भारतीय जनता पार्टी को मतरूपी आशीर्वाद मिलने के कारण। इसलिए आने वाले समय में विरोधी दलों के षड्यंत्र सफल नहीं हो, उसके लिए 2 काम पार्टी के स्तर पर चलने हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी का ये प्रयास है कि पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक विधिवत रूप से समयबद्ध कार्यक्रम आयोजित हो। पार्टी ने तय किया है सबसे पहले संगठन की रचना पन्ना प्रमुख से शुरू होती है और पन्ना प्रमुख बनने में केवल नरेंद्र भाई मोदी को छूट इसलिए दी गई है क्योंकि उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उस सुरक्षा व्यवस्था में वो पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से लेकर हम जैसे लोगों तक के पास पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी है और पार्टी ने ये माना है कि पन्ना प्रमुख ही पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और पदाधिकारी है। पन्ना प्रमुख का दायित्व यह है कि एक पन्ने में लगभग 60 मतदाताओं के नाम होते हैं। सामान्यतः 60 होते हैं, आखिरी पन्ने में कम ज़्यादा भी हो सकता है। और 60 मतदाताओं का मतलब है कि 6 से लेकर 8-10 परिवार एक पन्ने में समाहित होते हैं। पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने उन 60 मतदाताओं के परिवारों में से ये तय करे कि उनमें से कितने परिवार भारतीय जनता पार्टी के प्रति सद्भाव रखते हैं, कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के प्रति विरोध रखते हैं और कौन 1-2 परिवार ऐसे हैं जो ना आपके प्रति सद्भाव है और ना आपके प्रति उनके मन में विरोध है। आपके प्रति सद्भाव वाले परिवारों से बढ़ते निकलते रामाश्याम होते रहे, गाए बगाए उनके सुख दुख में भागीदारी निभाते रहें। और जो ना आपके प्रति समर्पित सद्भाव रखते हैं, ना आपके प्रति उनके मन में किसी प्रकार का विरोध है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और केंद्र सरकार द्वारा पिछले 7.5 साल में किए गए कार्यों के बारे में अवगत कराते हुए उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर उन्हें भारतीय जनता पार्टी को मत देने के लिए प्रेरित करने का काम भी पन्ना प्रमुख के दायित्व में आता है। और जो
परिवार आपके पूर्णतः खिलाफ हैं, उसमें भी अगर कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है तो उसे भी राष्ट्रहित के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में अवगत कराते हुए उस परिवार में से भी 1-2 मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाने में वो पन्ना प्रमुख सफलता प्राप्त करे, ये भी भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है। पन्ना प्रमुख के बाद आपकी बूथ समितियां आती हैं, बूथ कार्यकारिणी है, बूथ का अध्यक्ष है, बूथ का प्रभारी है। बूथ समिति और बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी का यह दायित्व बनता है कि वो निरंतर एक बूथ में लगभग 800 से 1000 से 700 भी हैं, कुछ बूथों पे, कुछ पे 800 हैं, कुछ पे 900 हैं, कुछ पे 1000 मतदाता हैं। वो अपने जितने पन्ना प्रमुख हैं ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पन्ना प्रमुख के पास उसे जिस पन्ने की जिम्मेदारी दी गई है वो पन्ना पहुंचे, उसको परिवारों की छटनी का काम करने में सहयोग करें और निरंतर पन्ना प्रमुख के संपर्क में रहकर बूथ समितियां, बूथ के प्रभारी, बूथ के अध्यक्ष उन्हें प्रेरित करते रहें कि वो हर परिवार के साथ गाइड समय समय पर मिलते रहें और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के बारे में चर्चा कर उन्हें और दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक बनाने में अपना समय व्यतीत करें। बूथ समिति के बाद शक्ति केंद्र बनाए गए हैं। 8-10 बूथों को मिलाकर एक शक्ति केंद्र की समिति बनी हुई है। शक्ति केंद्र का अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र का प्रभारी है, संयोजक है। उनका दायित्व यह है कि अपने शक्ति केंद्र में जो भी 6, 7, 8, 9, 10 बूथ आते हैं उन बूथों के समितियों से और उन बूथों के पन्ना प्रमुखों से जैसे भी समय मिलता रहे निरंतर संपर्क करते रहें और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों, योजनाओं के बारे में उन्हें अपडेट करते रहें ताकि उनके माध्यम से आम जन तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले जनहित के कार्यों की जानकारी पहुंच सके। शक्ति केंद्र के बाद मंडल की कार्यकारिणी है, मंडल के अध्यक्ष हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं। मंडल के अध्यक्षों, मंडल के पदाधिकारियों, मंडल के प्रभारियों का ये दायित्व बनता है कि वो अपने अंतर्गत आने वाले सभी शक्ति केंद्रों, सभी बूथ समितियों के निरंतर संपर्क में रहें और उन्हें भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की निर्णय और रीति नीति के बारे में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में अवगत कराते रहें। भारत सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में अवगत कराते रहें। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं उनसे कि जिन योजनाओं से जिन लोगों को लाभ मिला है उन लाभार्थियों से पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ समितियों से लेकर शक्ति केंद्र के पदाधिकारी निरंतर संपर्क करते रहें। इसके बारे में उन्हें प्रेरित करने का काम मंडल समिति और मंडल के पदाधिकारियों के जिम्मे है। मंडल के बाद जिले की समिति है, जिले के बाद प्रदेश की समिति है, प्रदेश के बाद केंद्र की समिति है। और अभी एक ताज़ा काम, क्योंकि राजनीतिक दल बिना आर्थिक संसाधनों के नहीं चलते और ईमानदारी से राजनीतिक दलों का संचालन करने के लिए आवश्यक है कि उन राजनीतिक दलों को आर्थिक सहयोग मिलता रहे। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी सहयोग निधि के नाम से एक कार्यक्रम चला रखा है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार 100 रुपये से लेकर 100, 200, 150 जो भी व्यक्ति की शक्ति हो, 1000, 500, 1500, 2000, 5000, 10000 जितनी क्षमता हो वो निश्चित रूप से पार्टी फंड में सहयोग निधि के माध्यम से अपना योगदान दें ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस ईमानदारी के साथ पिछले 7.5 साल से केंद्र में काम कर रही है उसी ईमानदारी के साथ काम करती रहे। उसके पार्टी के सामने किसी प्रकार का धनाभाव उपस्थित नहीं हो, किसी प्रकार का संकट उपस्थित नहीं हो। इसके लिए सहयोग निधि के माध्यम से आम जन से, आम कार्यकर्ता से आर्थिक सहयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा एकत्रित किया जा रहा है। और उसमें भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी की सहयोग करके, आपके माध्यम से, आपसे मिलने जुलने वालों के माध्यम से जो कुछ भी वो आर्थिक सहयोग देना चाहें
पार्टी के इस सहयोग निधि के माध्यम से आर्थिक सहयोग दिलाने में आप पूर्ण प्रयास करके अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग दिलाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान की तो बहुत दूर की बात है, सिरमौर विधानसभा क्षेत्र जिसमें आप रहते हैं, किस प्रकार का वातावरण है। कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त है, भ्रष्टाचार चरम पर है, सरकारी अधिकारी निरंकुश हैं, आम जन की समस्या का कहीं कोई सुनवाई समाधान नहीं है, पेयजल का भयंकर संकट है, विकास कार्यों को अस्त व्यस्त कर रखा है। जो काम विकास के बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई राशि के कामों को भी यहाँ के जनप्रतिनिधि समय पर पूरा नहीं होने दे रहे हैं। इस सब के खिलाफ भी आम जनता के बीच आप सबको चर्चा कर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, ऐसा दबाव बनाना चाहिए कि भारत सरकार की कोष से आर्थिक स्वीकृतियों के बाद भी जिन कामों को समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है, उनको बाध्य होकर समय पर पूरा कर आमजन को राहत मिल सके, पेयजल की समस्या का समाधान हो सके, राजनीतिक आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसे बहुत हद तक दूर किया जा सके, और जो कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है, उस पर भी निरंतर विरोध करोगे तो निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि वैसे तो आंगला वर्ष है अपना, तो चैत्र की में नया हमारा वर्ष शुरू होगा, लेकिन इस आंगला वर्ष में जिसकी कल शुरुआत हुई है, हम कुछ परिवर्तन की उम्मीद करें और आने वाले 2023 में राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बना सके और 2024 में पुनः एक बार केंद्र में आप सबके सहयोग से, आपकी मेहनत से भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। जिस उत्तर प्रदेश में सूरज ढलने, सूर्यास्त होने से 1 घंटे पहले जनजीवन ठहर जाता था, जो जहां था वहीं रुक जाता था। अगर किसी को 10, 20, 50 किलोमीटर जाना होता था तो वो कहता था भैया अब तो सूर्योदय के बाद ही जाऊंगा। उस उत्तर प्रदेश में रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे भी चाहे बालक हो, चाहे युवक हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालिका हो, चाहे स्त्री हो, बेखौफ होकर आवागमन कर रही है। ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा 2017 में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत देने के कारण, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसके कारण संभव हो पाया है। वैसे तो मेरे पास फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी है, लेकिन हम एक सप्ताह से अधिक समय 2 बार वहाँ जाए और लगभग 45 जिलों का भ्रमण हम लोगों ने किया है। और उसी दौरान अयोध्या से लेकर, चित्रकूट से लेकर, दतिया से लेकर कुछ धार्मिक स्थलों पे भी धोख प्रणाम करके आए। आम आदमी पहली बार जो 60, 70, 80 साल के वृद्ध व्यक्ति हैं, वो भी कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में ही हमें तो सुकून से जीना आया है, वरना 24 घंटे दिमाग में एक ही बात रहती थी कि हम सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, हमारी संपत्ति सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। और अब हम बेखौफ होकर पिछले 5 साल से आनंद का जीवन जी रहे हैं। और ऐसा ही वातावरण पूरे देश में बने, इस सब के लिए आवश्यक है कि 2023 में प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सहित सरकार बने, 24 में पुनः केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बने। तभी आने वाले समय में जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबसे सशक्त, सबसे सुदृढ़, सबसे सुरक्षित, सबसे समृद्ध भारत बनाने की जो परिकल्पना कर रहे हैं, वो आप सबके सहयोग से पूर्ण हो पाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।